द ग्रेट इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए स्ट्राइक में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जहां एक ओर भारत शांति सौम्यता का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर भारत का ये प्रचंड काल भैरव रूप। दुनिया आज पूछ रही है हर उन नेताओं राजनीतिक विशेषज्ञों से कि क्या ये वही भारत है जो प्रेम अमन शांति की पैगाम सब देशों से करता है? क्या ये वही भारत है जिसने कभी भी किसी धर्म जाति की अवहेलना नहीं की? क्या ये वही भारत है जिसने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया? क्या आज का भारत सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का देश बन चुका है? क्या आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो चुका है? क्या हुकूमत ने जो निर्णय लिए वो टोटली एक्सेप्टेबल थे? क्या हुकूमत का फैसला गलत था? किसकी लापरवाही के कारण कई सैनिकों को अपनी जान देनी पड़ी? किसकी लापरवाही के कारण आज इतना बड़ा हादसा हुआ? द अनटोल्ड टॉक्स की वीडियो में सभी को जय श्री राम। संकट मोचन के इस भारतवर्ष में आज इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। कई माताओं के सुहाग लुट गए, बहनों की हाथ की कलाई सूनी रह गई। किसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल से जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पर दबाकर ज्वाइन करें और द अनटोल्ड टॉक्स फैमिली के पार्ट बने और सरप्राइजिंग गिफ्ट्स के हिस्सेदार बने। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 18 सितंबर 2016 सुबह 5:30 बजे उरी सेक्टर के पास स्थित आर्मी हेडक्वार्टर पर हुआ हमला। आतंकियों की पहली योजना थी निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को मारा जा सके। इसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर के प्रशासनिक ब्लॉक में मेडिकल एड यूनिट में घुसकर वहां खून खराबा किया जाए और इसके बाद अंत में ऑफिसर्स मेस में घुसकर खुद को उड़ा लिया जाए। हालांकि पैरा स्पेशल फोर्सेज को प्रशासनिक ब्लॉक में उतारे जाने की वजह से आतंकी इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। स्पेशल फोर्सेज ने आतंकवादियों को प्रशासनिक ब्लॉक में ही सीमित कर दिया और तेजी से किए गए ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। कुछ ही घंटों के अंदर ही चारों आतंकियों को मार गिराया गया। इससे पहले ही निहत्थे सैनिकों पर गोलीबारी से काफ़ी नुकसान हो चुका था। आतंकवादियों ने बटालियन हेडक्वार्टर के फ्यूल डिपो में ढेरों ग्रेनेड फेंक कर आग लगा दी थी। इससे लगभग 100 मीटर के दायरे में भीषण आग लग गई, जिसमें अधिकतर सैनिक की जान चली गई। भारतीय सेना के 19 सैनिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद पर आरोप लगाए। गुरदासपुर और पठानकोट में भी इसी तरह के फिदायनी हमले किए गए। उरी हमले ने भारत में उच्च स्तर की चिंता पैदा कर दी। अगले दिन भारतीय सेना ने कहा कि उसने हमलों की मद्देनज़र काफ़ी संयम दिखाया है, लेकिन उसने अपनी पसंद के समय और स्थान पर जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। द गार्जियन ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान की निष्क्रियता के कारण भारत का धैर्य समाप्त हो गया है। 21 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान के उच्च आयोग अब्दुल बासित को तलब किया और एक विरोध पत्र जिसमें पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी समूह की संलिप्तता का विवरण दिया। पाकिस्तान ने बाद में कहा कि भारत ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि हमले को पाकिस्तान से शुरू किया गया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि भारत ने जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए उरी हमला स्वयं ही किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि मंत्री की टिप्पणियों ने एक विभक्त बिंदु बना दिया, जिसके बाद भारत ने सैन्य रूप से जवाब देने का फैसला किया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर में अशांति शुरू होने के बाद नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ बढ़ गई है। सीमा पार करने वाले व्यक्तियों ने सैन्य प्रशिक्षण के प्रमाण दिखाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी एक सरकारी सूत्र के अनुसार 24 सितंबर को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की एक बैठक हुई, जिसमें आतंकवादियों को निशाना बनाने के व्यापक विवरण पर भी चर्चा की गई। उरी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी POK में संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि उन्हें आतंकवादी टीमों के बारे में बहुत विश्वसनीय और विशिष्ट जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने और आतंकवादी हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। अन्य राज्यों में विभिन्न महानगर में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय कार्रवाई का उद्देश्य उनकी घुसपैठ को रोकना था। भारत ने अपने ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ पूर्वव्यापी आत्मरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें आतंकवादी बुनियाद ढांचे के साथ साथ उन लोगों पर भी हमला किया गया जो उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे। स्तंभकार अंकित पांडा ने सोचा कि
बाद वाले में पाकिस्तान सैनिक या पाकिस्तान राज्य के तत्व शामिल है। 30 सितंबर को भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्री जयवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कोई भी हमला नहीं हुआ है और ऑपरेशन जमीन पर आयोजित किया गया था। रणबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान समक्ष को सूचित कर दिया गया है। पाकिस्तान सेना ने कहा कि DGMO संचार ने केवल सीमा पर गोलीबारी की चर्चा की है। पाकिस्तान ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होने से इनकार किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि केवल सीमा पार गोलीबारी हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं नवाज शरीफ ने भारतीय बलों की अकारण और नग्न आक्रामकता की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान सेना भारत के किसी भी हमले को विफल करने में सक्षम है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन की मून ने भी पाकिस्तान कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक समूह ने घटना से संबंधित नियंत्रण रेखा के पार गोलीबार को सीधे तौर पर नहीं देखा। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत सैयद अकबरुद्दीन ने इस बयान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जमीनी तथ्य किसी से स्वीकार करने या न मानने से नहीं बदलते। अगर भारतीय संस्करण को देखा जाए तो भारतीय अधिकारियों ने कहा कि हमले में नियंत्रण रेखा के करीब के इलाके को निशाना बनाया गया, जहां उनका मानना है कि आतंकवादी LOC पार करने से पहले अपनी अंतिम ब्रीफिंग के लिए एकत्रित होते हैं। एक भारतीय सुरक्षा सूत्र ने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत भारतीय बलों द्वारा पैरा स्पेशल फोर्सेस की 4वीं और 9वीं बटालियन के 70 से 80 सैनिकों की 3 से 4 टीमों को कवर प्रदान करने के लिए सीमा पार तोप खाने से फायरिंग के साथ शुरू हुई, जो कुछ ही समय बाद अलग अलग बिंदुओं पर नियंत्रण रेखा पार कर गई। 30 सितंबर की मध्य रात्रि 4 पैरा टीमों ने कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर पे LOC पार की, जबकि 9 पैरा टीमों ने एक साथ पुंछ जिले पर LOC पार की। सेना के सूत्रों के अनुसार भारतीय समय अनुसार सुबह 2 बजे तक विशेष बलों की टीम 1 से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी और हाथ से पकड़े जाने वाले ग्रेनेड और 84 mm रॉकेट लॉन्चर के साथ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना शुरू कर चुके थे। इसके बाद टीमें तेजी से नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में लौट आई। उन्हें केवल एक चोट लगी। एक सैनिक बारूदी सुरंग से टकराने के बाद घायल हुआ। भारतीय सेना ने कहा कि हमला आतंकवादी ठिकाने पर एहतियाती हमला किया गया था। यह दावा करते हुए कहा कि एक खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकवादी भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने कहा कि आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए और उनसे लोगों पर हमला करने के लिए कह रहे थे। यह दर्शाता है कि उसने पाकिस्तान सैनिकों पर भी हमला किया। बाद में भारत ने विपक्षी दलों और विदेशी दूतों को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन परिचालन विवरण का खुलासा नहीं किया। कुछ भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर तक घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना ने यह नहीं बताया कि सैनिक ने सीमा पार की थी या बस गोलीबारी की थी। भारत ने कहा कि उसका कोई भी सैनिक नहीं मारा, हालांकि 2 सैनिक घायल हुए। इसमें यह भी कहा गया कि 37 राष्ट्रीय राइफल के उसके एक सैनिक को पाकिस्तान ने अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में चले जाने के बाद पकड़ लिया था, हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान नहीं। शुरुआत में भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि झड़प के दौरान सेना ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। 30 सितंबर को एक भारतीय मंत्री ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, यह कहते हुए कि ऑपरेशन जमीन पर आयोजित किया गया था। अगर पाकिस्तान की अवलोकन को देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने दावे को निराधार बताया और कहा कि भारत जानबूझकर संघर्ष बढ़ा रहा है। पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि केवल सीमा पार से गोलीबारी हुई थी। पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक वास्तव में हुई है तो सैन्य रूप में जवाब देगा। मारे गए दोनों सैनिकों की पहचान नायक इम्तियाज़ और हवलदार जुमा खान के रूप में की गई। पाकिस्तान सुरक्षा ने जवाब दिया कि हमले के कुछ घंटे बाद LOC के पास जवाबी गोलाबारी में 8 भारतीय सैनिक मारे गए और एक चंदू बाबूलाल चौहान को पकड़ लिया गया। एक पाकिस्तान समाचार एंकर ने दावा किया कि 14 भारतीय सैनिक मारे गए। इस बाद में यह बताया गया कि पकड़ा गया भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा के अलग क्षेत्र में सीमा पार भटक गया था, जहां कोई संघर्ष की सूचना थी ही नहीं। बाद में उन्हें भारत लौटा दिया गया। पाकिस्तान में रक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि भारतीय बलों के लिए भारी हथियारों से लैस और बाढ़ से घिरी LOC सीमा को बिना पहचाने तोड़ना, कई स्थानों पर घंटों तक ऑपरेशन करना और हताहतों और सैन्य प्रतिरोध के बिना वापस लौटना संभव नहीं था। एक सूत्र के अनुसार भारतीय कथा सार्वजनिक उपभोग के लिए बनाई गई थी।
शानदार फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। एजाज अवान ने पैरा ट्रूपर्स की भागीदारी के भारतीय दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि इन सैनिकों को बाहर निकालने के लिए आपको ज़मीन पर हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं अब परिणाम क्या हुआ। भारतीय खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि छापे के तुरंत बाद पाकिस्तान सेना ने किसी भी सबूत को मिटाने और नियंत्रण रेखा पर झड़प के पाकिस्तान संस्करण को बनाए रखने के लिए मारे गए आतंकवादियों की लाशों को दफना दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को भी खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई हताहत नहीं हुई है और सवाल उठाया है कि सभी शव कहाँ गए। पाकिस्तान की सेना ने भी सभी साइट पर क्षति या हानि की कमी की ओर इशारा किया और स्वतंत्र जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक और पत्रकारों का स्वागत किया। अगले दिन नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी बढ़ने की सूचना भी मिली। वहीं भारतीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में दावा किया कि छापे के मद्देनज़र लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद संबंधित कम से कम 12 प्रशिक्षण शिविरों को पीर चनासी, अक्शा, मस्कर में उन स्थानों में तेजी से स्थानांतरित कर दिया गया और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मुजफ्फराबाद के पास ताबूक है। अधिकारी के अनुसार उपग्रह चित्रों, विदेशी खुफिया एजेंसियों के इनपुट और पाकिस्तान अज्ञातों के अनुसार प्रशिक्षण शिविरों को कम से कम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के अंदर भीड़ भाड़ वाले शहरों के आसपास स्थानांतरित किया गया था। उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ। भारतीय अधिकारी के अनुसार शिविर में लगभग 500 आतंकवादी थे, जिनमें से 3 लश्कर तैयबा के थे। एक भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने LOC के पार 5 लोगों को गुप्त रूप से साक्षात्कार किया। 5 चश्मदीद में से एक ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के एक दिन बाद 30 सितंबर को लश्कर तैयबा के कई सदस्य चलहाना में लश्कर संबंधित मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने कहा वहाँ इकट्ठा हुए लश्कर के लोग सीमा की रक्षा करने में विफल रहने के लिए पाक सेना को दोषी ठहरा रहे थे। भारतीय रक्षा मंत्री पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने 1 अक्टूबर को सैन्य छापे के मूल संपादित फुटेज दिखाए। इसे देखने के बाद पर्रिकर ने प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया कि उन्होंने जो देखा है उसमें संतुष्ट है और किसी भी फुटेज को सार्वजनिक रूप से जारी करने की आवश्यकता नहीं है। फुटेज जारी करने के लिए विपक्षी दलों के सदस्यों ने आह्वान भी किया, लेकिन फिर भी फुटेज जारी नहीं हुई। 5 अक्टूबर को भारत सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि भारतीय सेना ने फुटेज सरकार को सौंप दिए, लेकिन सरकार ने सेना की सहमति से महसूस किया इसे जनता के लिए जारी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। भारत के ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और मोर्टार फायर का आदान प्रदान बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय। चलिए जानते हैं परिणामों के बारे में। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को बहुत गंभीरता से लिया। गृह मंत्री ने इस हमले की वजह से रूस और अमेरिका के प्रस्तावित दौरे को टाल दिया। भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उरी में ढेर किए गए चारों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे, जिन्हें पाकिस्तान सेना के POK के सवाई नाला कैंप में प्रशिक्षण दिया गया था। उरी हमले में आतंकी 2-2 ग्रुप में आए थे और 36 घंटे पहले ही उन्होंने घुसपैठ की थी। इन 4 आतंकियों को पिछले महीने सवाई नाला कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। हाफिज सईद और सलाउद्दीन ने मिलकर उरी हमले की साजिश रची थी। संयुक्त ट्रेनिंग के बाद हमले के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि उनके पास 42 आतंकी कैंपों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। पहले हुए कई हमलों की तरह इस हमले में भी आतंकवादियों के पाकिस्तान से संबंध होने के प्रमाण भी मिले, जिसके कारण भारत भर में पाकिस्तान के प्रति रोष प्रकट हुआ और भारत सरकार ने कई अप्रत्याशित कदम उठाए, जिनका भारत और पाकिस्तान के संबंध पर भी प्रभाव पड़ा। चलिए देखते हैं एक नज़र भारत और पाकिस्तान के संबंध पर और उनके प्रभावों पर। भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर विश्व भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम छेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री ने आतंक का पोषण करने वाले देशों की निंदा की। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीर छीनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते के साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्यवाही बताया और भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी। संधि रद्द होने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक का दरवाज़ा भी खटखटाया। भारत ने नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की। बांग्लादेश, अफगानिस्तान
भूटान ने भी भारत का समर्थन कर बहिष्कार की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर पुनर्विचार की घोषणा की। 29 सितंबर 2016 को भारत के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये हमले पीओके में किए गए थे, जिसमें 60 ट्रेनिंग कैंपों पर यह हमला किया गया था, जिसमें कम से कम 38 आतंकवादियों को मारा गया। 2 पाक सैनिकों के मारे जाने की भी खबर मिली। हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र व गृह मंत्री की नज़र हमेशा बनी थी। तीनों सेना के प्रमुख भी इस ऑपरेशन से जुड़े थे। इस ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका, रूस और ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत दे दी गई थी। नियंत्रण रेखा के पास उरी में भारतीय सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय पर घात लगाकर हमला भी किया गया। कहा गया कि उन्होंने 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके। तंबू वाले पीछे के प्रशासनिक आधार शिविर में आग लगने से हमले के दौरान सेना के 17 जवान शहीद हो गए। अतिरिक्त 19 से 30 के बीच में सैनिकों के घायल होने की सूचना मिली। 6 घंटे तक चली गोलाबारी में सभी 4 व्यक्ति भी मारे गए। जीवित समझे जाने वाले अतिरिक्त आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए तलाशी अभियान जारी रहा। अधिकांश भारतीय सैनिक हताहत हुए। बाद में मरने वाले लोग 10वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट और 6वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के थे, जिसमें 10 डोगरा रेजिमेंट के और 6 बिहार रेजिमेंट के जवान शामिल थे। घायल सैनिकों में से एक ने 19 सितंबर को नई दिल्ली के आरआर अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं 24 सितंबर को एक अन्य सैनिक ने अपना दम तोड़ दिया। प्राथमिक तौर पर माना जाता है कि ये मौतें गैर अग्निरोधी ट्रांजिशन टेंटों के परिणाम स्वरूप हुई हैं। यह सैनिक के स्थानांतरण का समय था, जिसके तहत 6 बिहार के सैनिक 10 डोगरा के सैनिकों की जगह ले रहे थे। आने वाले सैनिकों को तंबुओं में रखा गया था, जिसमें आमतौर पर उरी जैसे नियंत्रण रेखा के आसपास के संवेदनशील इलाकों में जाने से बचा जाता है। विद्रोही भारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए शिविर में घुस गए और ऐसा लग रहा था कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि हमला कहाँ करना है। मारे गए कर्मियों में से 7 रसोइये और नाई सहित सहायक कर्मचारी भी थे। हमले के मद्देनज़र भारत ने नवंबर में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी रद्द की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने सार्क के मौजूद अध्यक्ष नेपाल को बताया है कि क्षेत्र में बढ़ते सीमा पार आतंकवादी हमलों और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में एक देश के बढ़ते हस्तक्षेप ने ऐसा माहौल बना दिया जो ठीक नहीं है। नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन के लिए अनुकूल बयान में कहा गया, मौजूदा परिस्थिति में भारत इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ है। इस्लामाबाद में निर्धारित सार्क सम्मेलन में भारत के पीछे हटने पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने पीछे हटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक प्रत्युत्तर पोस्ट करते हुए कहा, जहां तक भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए बहाने का सवाल है, दुनिया जानती है कि यह भारत है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसे वित्त पोषण कर रहा है। पाकिस्तान में बयान में पाकिस्तान द्वारा जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का भी संदर्भ लिया गया और भारत और पाकिस्तान के अंदर हस्तक्षेप करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप भी भारत पर मढ़ दिया गया। बाद में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी शिखर सम्मेलन से हट गए। वहीं बहुत से द्विपक्षीय बहिष्कार भी अन्य जगहों पर देखने को मिले। भारतीय टीवी मनोरंजन चैनल जिंदगी ने चैनल पर पाकिस्तान टीवी शो का प्रसारण बंद करने की घोषणा की। पाकिस्तान सरकार ने अक्टूबर में पाकिस्तान में सभी भारतीय टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय नियामक संस्था यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को पुनर्जीवित करने की संभावना से इनकार कर दिया। BCCI ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को एक साथ न रखा जाए। विश्व के सभी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुला, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सिंगापुर, सऊदी अरब, रूस, कतर, नेपाल, मंगोलिया, मॉरिशस, मालदीव, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, भूटान, बहरीन, आर्मेनिया, भारत में बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, राष्ट्र, यूरोपीय संघ सभी ने भारत का साथ दिया और कहा कि भारत का फैसला सही था। अब आती है सवालों की बारी। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो सवाल पूछने का अधिकार भी हमारे पास है।
क्या भारत का लिया हुआ निर्णय सही था? यदि हाँ, तो पाकिस्तान को भारत अभी तक इतना टॉलरेट क्यों कर रहा है? क्यों भारत पाकिस्तान को अनफ्रेंडली नेशन की लिस्ट में नहीं लाता? आखिर क्यों विश्व के समस्त प्रमुख संगठन और खुद अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान की बुराई तो करते हैं, लेकिन वहीं पीठ पीछे पाकिस्तान की भलाई के बारे में भी सोचते हैं? आखिर क्यों अमेरिका एक तीर से दो निशाने भी साध रहा है? जहां एक ओर अमेरिका भारत के साथ अच्छे मैत्रिक संबंध बनाने की कोशिश भी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी उससे नहीं छूट रहा। आखिर क्यों भारत सरकार बॉर्डर को और फेंसिंग नहीं करती? आखिर क्यों भारत सरकार इंडियन सोल्जर्स, उनकी फैमिली और बॉर्डर की सिक्योरिटीज़ को नहीं बढ़ाती? आखिर क्यों हम मिलिट्री सिक्योरिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते? आखिर क्यों हमारी बॉर्डर्स अभी तक फेंस नहीं हो पाए? अगर हम एक 5000 की मूर्ति बनवा सकते हैं तो फिर हम क्यों बॉर्डर को फेंसिंग नहीं करवा सकते? इन सभी कारणों की वजह से आज हमारे सैनिकों की मृत्यु हो रही। क्या इन सैनिकों की मृत्यु जायज़ है? क्या उन माताओं के बच्चों की मृत्यु जायज़ है? क्या उन बहनों के भाइयों की मृत्यु जायज़ है? इन सभी प्रश्नों के साथ अनटोल्ड टॉक्स फैमिली आपसे विदाई लेता है, लेकिन इन सवालों के जवाब की अपेक्षा भी करता है। आशा है कि आप सभी इन सवालों के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स पर देंगे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।